हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का ये जो सेशन है जिसमें हम अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का वीडियो ला रहे हैं आप सबके लिए, सहायक शिक्षक की पूरी तैयारी आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। इसके पहले दोस्तों हम 3 वीडियो अर्थात 3 क्लास ऑलरेडी बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी तीनों क्लास देख सकते हैं। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वे सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों को हमारे जो वीडियो है शेयर जरूर करें साथियों, ठीक है। ये जो यूनिट है इकाई 4 या इसे हम चैप्टर 4 या टॉपिक 4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप मैच कर लेंगे, एक एक टॉपिक एक एक यूनिट को हम लेकर चल रहे हैं। तो बिल्कुल देर न करते हुए आइए आज की सेशन की शुरुआत यही से करते हैं साथियों। तो देखिए आज का जो सेशन है यूनिट 4, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, ठीक है। अभी इसको हिंदी में क्या समझेंगे, तो देखिए मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। अर्थात साथियों, भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है, ठीक है। भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो व्याकरण क्या है साथियों, देखिए व्याकरण आप सभी जानते हैं, शब्दों और मात्राओं की एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित रचना ही क्या कहलाता है, आपका व्याकरण कहलाता है, ठीक है। बात करें साथियों हम इंग्लिश की, ठीक है, बात करें हम इंग्लिश विषय की, तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश वाक्य की रचना कैसे होती है, SVO, यही एक इंग्लिश की रचना का ट्रिक है। अर्थात पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना, यही प्रोसेस चलता है। तो कैसे, देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, सब देखिए क्या क्या आता है, मैंने अभी बोला आप सबको, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आते हैं। देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले माने खेलना, खेलने का काम कर रहा है, ये क्रिया है, और ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ग्रामर इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये चीजें होता है। तो यही देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक रचना बना, एक वाक्य बना, ठीक है। ये क्या है, हमारा ग्रामर से निर्मित। तो इसमें हम भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको जानने से पहले साथियों हमें अब जानना है कि व्याकरण होता क्या है, ठीक है। व्याकरण जिसे हिंदी में ग्रामर कहते हैं, तो ये जो ग्रामर है क्या है, इसको हम समझें। तो देखिए इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ वर्ड्स, वर्ड ग्रुप्स एंड चेंजेस इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। देखिए इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ वर्ड, शब्दों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, कौन, तो ग्रामर, ठीक है। शब्दों के व्यवहार का अध्ययन ही ग्रामर है, शब्दों के अर्थ, शब्दों के व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम आए सीधे सेकेंड पॉइंट पर साथियों, ठीक है। सेकेंड पॉइंट या इसे कहते हैं दूसरा पॉइंट है, देखिए ए चाइल्ड्स लिसनिंग ऑफ ग्रामर शुड बी ग्रेटफुल एंड नॉट बाय स्टूडेंट सेट्स, ठीक है। तो ए चाइल्ड लिसनिंग ऑफ ग्रामर शुड बी ग्रेटफुल एंड नॉट बाय स्टूडेंट सेट। देखिए ये जो ग्रामर है दोस्तों, ठीक है, स्टूडेंट का एक सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रामर को स्टूडेंट्स का सेट, देखिए ग्रामर एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी रचना है
जो कि सुव्यवस्थित बनाता है, अर्थात किसी भी वाक्य को, किसी भी भाषा को मानकीकृत रूप देने के लिए, मानकीकृत अर्थात शुद्ध रूप साथियों, ठीक है। तो किसी भी व्याकरण को शुद्ध रूप देने के लिए किसी भी भाषा को, ठीक है, भाषा रहेगा यहां, तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए किसका उपयोग करते हैं साथियों? ग्रामर का उपयोग करते हैं। ओके, एक पॉइंट और है, इट प्ले ए की रोल इन डेवलपिंग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। देखिए, इट प्ले की रोल, देखिए ये जो ग्रामर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल? तो LSRW, ये जो 4 स्किल आपको शो हो रहा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो इन चारों स्किल्स के विकास के लिए ये जो ग्रामर है बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है अदा करता है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये होता है ग्रामर। अब हम ग्रामर के प्रकार की बात करें, व्याकरण की प्रकार की बात करें, तो देखिए टाइप ऑफ ग्रामर, व्याकरण के प्रकार, तो ग्रामर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है ग्रामर? तो ग्रामर 2 प्रकार का होता है। तो क्या क्या साथियों, देखिए पहला है हमारा फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर और दूसरा है फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के 2 प्रकार हैं, फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर और दूसरा है फंक्शनल ग्रामर। अब इन दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ perceptive rules and concept about the structure of language that is commonly taught in schools। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर होता क्या है? तो यह उन रूल्स पर डिपेंड करती है जो ग्रामर्स के लिए बने होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाते हैं। इसमें सभी रूल्स कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। देखिए, फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर उन व्याकरणों के लिए निर्मित होते हैं, उन व्याकरणों के लिए बने होते हैं साथियों। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग या जिसको लेकर हम क्या करते हैं, एक बालक को पढ़ाते हैं। ठीक है, यही क्या है हमारा फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर कहलाता है। इसमें जो फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर होता है, इसमें नियमों को ज्यादा फॉलो किया जाता है, रूल्स, कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन चीजों का जब ज्यादा उपयोग होता है, पुराने पुराने जो नियम हैं, रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, उनका जब ज्यादा उपयोग होता है तो वही ग्रामर हमारा फंक्शनल या फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर कहलाता है। ठीक है साथियों, अब इसमें दूसरा आता है, देखिए फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर क्या है? इन दिस ग्रामर द स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द रूल्स ऑफ डेफिनेशन गिवन इन ग्रामर। ठीक है, तो इसमें मातृभाषा की तरह बच्चों को व्याकरण सिखाया है। देखिए, रटना नियम याद नहीं किया। देखिए यहां पे अब इन दोनों चीजों के बीच तुलना हम करें तो ठीक है, ये जो फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर होता है साथियों, इसमें नियम जिन्हें हम रूल कहते हैं और स्ट्रक्चर जिन्हें हम संरचना, देखिए कोई भी रूल्स, कोई भी नियम, कॉन्सेप्ट इत्यादि को रट्टा मरवाया जाता है, रटवाया जाता है। जैसे आपको व्याकरण में वाक्य बनाना है। ठीक है, मैं खेलता हूं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, नियम को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीजें क्या कहलाता है हमारा फॉर्मल या ट्रेडिशनल कहलाता है। जबकि बात करें हम फंक्शनल ग्रामर की साथियों, तो फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है,
इसमें बालकों को मातृभाषा की तरह व्याकरण सिखाया जाता है। इसमें बिल्कुल ना तो इसमें रटाया जाता है और ना ही किसी भी प्रकार से नियमों को याद करवाया जाता है। ठीक है, इसमें रटने का कोई मतलब नहीं होता, इसमें रटवाया ही नहीं। फंक्शनल ग्रामर मतलब मातृभाषा को कैसे बोलवाते हैं। आप जानते हैं मातृभाषा को बालक बिना रटे बिना नियम का उपयोग किए सीखते हैं। ठीक वैसे ही फंक्शनल ग्रामर में रटना, नियमों को याद करना जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती, बल्कि इसमें मातृभाषा की तरह सिखाया जाता है। यही क्या है, फंक्शनल। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, अगला क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। अब व्याकरण शिक्षक की विधियां, क्या क्या विधि है व्याकरण सिखाने की। ठीक है, तो व्याकरण को सिखाने के लिए हम दो मेथड का उपयोग कर रहे हैं ग्रामर पढ़ाने के लिए। ठीक है, ग्रामर को पढ़ाने की दो मेथड हैं। अब वो क्या क्या मेथड है साथियों, तो देखिए ये दो मेथड है। एक तो है हमारा इंडक्टिव मेथड और दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जिसको आगमन विधि कहते हैं, ये सभी विषयों में आता है साथियों। ठीक है, चाहे आप हिंदी पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप सीडीपी पढ़ो, चाहे आप मैथ पढ़ो, सभी विषय में आपका ये आगमन और निगमन विधि रहता ही है। ठीक है, तो ग्रामर पढ़ाने की दो मेथड है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, अर्थात आगमन विधि और निगमन विधि। अब हम इन्हीं दो विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि आप सभी जान रहे हैं साथियों आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है, फिर भी हम इस टॉपिक में हैं, इसलिए इस पर और चर्चा हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडक्टिव मेथड अर्थात आगमन विधि क्या होता है, इंग्लिश को पहले समझे। द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर involve presenting several examples, experience and experiment directly in this method। ठीक है, अर्थात आगमन विधि में क्या करते हैं, ग्रामर सिखाने के लिए आगमन जो मेथड है उसमें विभिन्न एग्जाम्पल पहले बच्चों को बताया जाता है, उनके सामने बहुत सारे अनुभव रखे जाते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, अर्थात उदाहरणों के माध्यम से जब नियम की ओर पहुंचा जाता है। ठीक है, अर्थात बहुत सारे एग्जाम्पल बालकों को बताया जाता है और उसके माध्यम से उसमें एक समझ का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। उसके बाद अंत में अर्थात स्टार्टिंग में उसको एग्जाम्पल बताएंगे, उसके अंत में उसको क्या है, रूल बताया जाता है। तो यही चीजें क्या कहलाता है, हमारा आगमन विधि, जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है साथियों, अभी देखिए इसमें आगमन विधि में क्या क्या चीजें शामिल है। तो देखिए एग्जाम्पल से अर्थात उदाहरण से नियम की ओर, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल अर्थात उदाहरण से नियम की ओर, ये आगमन विधि में आता है। फ्रॉम मैक्रो से माइक्रो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड अर्थात बाल केंद्रित होता है। ओके, आगमन विधि। आगमन विधि की एक और क्वालिटी क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, और है इसमें बिंदु फ्रॉम नोन टू, देखिए नोन मतलब जानना या ज्ञात, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, और अंत में है फ्रॉम द टेंजिबल टू द अनटेंजिबल। ठीक है, तो ये जो 5 बिंदु है आप इस पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आगमन विधि, देखिए आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड क्या करता है, एग्जाम्पल टू रूल की ओर जाता है। ठीक है, दूसरे क्या, मैक्रो से माइक्रो की ओर जाता है। यह बाल केंद्रित है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कहलाता है। स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाता है और नोन टू अननोन की ओर जाता है। ठीक है दोस्तों, आगमन विधि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पर आपको समझाने के लिए अलग से हमने की पॉइंट्स कर दिया हुआ है। इस विधि को पढ़ाते समय बच्चों के सामने बहुत सारे उदाहरण रखे जाते हैं, फिर नियम तक पहुंचते हैं। ठीक है,
ये चीजें समझ में आ रहा होगा साथियों, आगमन विधि। अब हम बात करें निगमन विधि की कि निगमन विधि होता क्या है। तो देखिए दूसरा है डिडक्टिव मेथड, जिसे निगमन विधि कहा जाता है। अब ये निगमन विधि होता क्या है, तो इन दिस मेथड द स्टूडेंट आर फर्स्ट गिवन द नॉलेज of the rules, then those rules are explained by giving an example. The method is called a teacher centered method. ठीक है, तो जो निगमन विधि है साथियों वो क्या कहलाता है, लास्ट वाले पॉइंट पर पहले फोकस करें। टीचर सेंटर अर्थात शिक्षक केंद्रित होता है। निगमन विधि बाल केंद्रित नहीं होता, अर्थात ये क्या होता है, शिक्षक केंद्रित। इसलिए ये जो मेथड है, जो मेथड शिक्षक केंद्रित हो दोस्तों, उससे बालक बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि शिक्षक कैसी होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। आप सभी साथी जान रहे हैं, है ना। अब देखिए डिडक्टिव मेथड में होता क्या है, तो इसमें हम क्या, पहले बालकों को नियम बताया जाता है। ठीक है, अब इसी नियम पर आधारित बहुत सारे जो है उदाहरण रखे जाते हैं, इसी नियम पर रखे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, बच्चों को पहले रूल बताया जाता है, अब उसी के माध्यम से इसी नियम में रख करके बार बार क्या करवाया जाता है, बालकों को प्रैक्टिस करवाया जाता है। यही क्या है, हमारा डिडक्टिव मेथड कहलाता है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूं साथियों। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप जान रहे हैं। हमारे पास a का मान 2 है, b का मान 3 है ना। अब ये दोनों चीजें हैं। अब वैसे बार बार कई सारे प्रश्न आते जाएंगे और हमारा जो नियम क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही नियम है। मान अलग अलग रहेगा, ए बी का मान अलग अलग रहेगा, लेकिन एक ही नियम में बार बार अलग अलग मानों को रख करके जब हम बालकों को बता रहे हैं, तो वही क्या है, हमारा डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि कहलाता है। अर्थात फॉर्मूला एक है, सूत्र एक है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस उसी सूत्र पर करवाते जा रहे हैं। ठीक है, यही निगमन कहलाता है। यह शिक्षक केंद्रित होता है, निगमन विधि शिक्षक केंद्रित। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स पर आए तो देखिए, रूल्स टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर जाना। ठीक है, डिडक्टिव मेथड के क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं, तो रूल से एग्जाम्पल अर्थात नियम से उदाहरण की ओर जाना। माइक्रो से मैक्रो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अर्थात आगमन का ठीक उल्टा चलता है ये चीजें। ठीक है दोस्तों, टीचर सेंटर अर्थात शिक्षक केंद्रित होता है। अगला पॉइंट है देखिए, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ठीक है, अंतिम पॉइंट है अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, डिडक्टिव मेथड होता है। अब इसको हम सामान्य तरीके से एक बार मैं और बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सुनिए एक बार और अच्छे से। आगमन विधि क्या है, बार बार पहले लगातार बच्चों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, और जब उस उदाहरण को बालक समझ जाता है तब क्या है, लास्ट में उसको नियम बताया जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है साथियों, आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अब डिडक्टिव मेथड क्या होता है, निगमन विधि। तो निगमन विधि क्या होता है, देखिए जब एक नियम बता दिया जाता है और उसी नियम पर बार बार लगातार प्रैक्टिस करवाया जाता है, वो हमारा निगमन विधि कहलाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गए होंगे। अब हम देखिए बस यही तक है हमारा ये जो चौथा वीडियो है साथियों, इसमें सिर्फ व्याकरण के बारे में ही दिया गया है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की उपयोग भाषा शिक्षण में कैसे करते हैं, एक बार हम पुनः रिवाइज करते हैं। देखिए व्याकरण क्या होता है, तो शब्दों और अक्षरों को जब
एक सुव्यवस्थित क्रम में रखते हैं साथियों, ठीक है। शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को जब एक सुव्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है, ठीक है। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन होती है ग्रामर की, व्याकरण की। व्याकरण की जब हम बात करें प्रकारों की, तो व्याकरण दो प्रकार का होता है, फॉर्मल या ट्रेडिशनल और फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। अब फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है, तो यह क्या है, पूरी तरीके से नियम पर आधारित है। फॉर्मल या ट्रेडिशनल क्या है, पूरा रूल पर आधारित है। रूल अर्थात नियम बता दिया जाता है, स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, संरचना बता दिया जाता है, और उसी रूल को उसी नियम पर फॉलो किया जाता है। अर्थात उसी नियम पर भिन्न भिन्न उदाहरण रख के जब बालकों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर कहलाता है। अब फंक्शनल ग्रामर होता क्या है, यह मातृभाषा की तरह सिखाया जाता है। इस ग्रामर को या इस ग्रामर में मातृभाषा की तरह जब बच्चों को व्याकरण सिखाया जाता है, अर्थात न तो इसमें रटना होता है, न ही इसमें नियमों को याद करना होता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा फंक्शनल ग्रामर कहलाता है साथियों, ठीक है। अब इसके बाद आता है व्याकरण शिक्षण विधि। व्याकरण को सिखाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधि, तो इसको सिखाने के लिए इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, ये दो शिक्षण विधि का उपयोग, अर्थात आगमन विधि और निगमन विधि। अब आगमन विधि क्या होता है साथियों, तो आगमन विधि में जब बालकों को भिन्न भिन्न उदाहरण पहले दिया जाता है और जब उसके दिमाग में अवधारणा बन जाती है, तब लास्ट में नियम की ओर पहुंचते हैं, वही आगमन विधि कहलाता है। और निगमन विधि क्या है साथियों, पहले रूल बता दिया जाता है और उसी रूल पर भिन्न भिन्न मानों को रख कर जब प्रैक्टिस कराया जाता है, तो वो हमारा निगमन विधि कहलाता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूनिट जो चौथा यूनिट है साथियों, इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। वीडियो यदि एक बार में आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो पुनः आप वीडियो को देखें। हमने बहुत ही बेहतर तरीके से, सरल तरीके से बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया हुआ है साथियों। कल के सेशन में हम फिर चर्चा करने वाले हैं। ये जो नोट्स है, यदि आप खरीदना चाहते हैं साथियों, ठीक है, देखिए हमारी जो नोट्स है, आपको 4 विषय की नोट्स मिलने वाली है। इसमें हम अलग अलग विषय की बात करें तो देखिए सीडीपी, ठीक है, सीडीपी की नोट्स आपको मिल जाएगी 70 रुपए में। ईवीएस की नोट्स आपको मिल जाएगी 80 रुपए में। इंग्लिश की जो नोट्स है आपको मिल जाएगी साथियों 50 रुपए में। और इसके अलावा बच गए आपका मैथ, तो मैथ्स की नोट मिल जाएगी आपको 100 रुपए में। इन चारों का जो मूल्य है साथियों 300 रुपए हो रहा है, लेकिन हम 300 का जब 10% हम डिस्काउंट करते हैं तो 10 या 30 अर्थात 30 रुपए डिस्काउंट हो जाता है, अर्थात आपको ये 270 रुपए में मिल जाएंगी साथियों। यदि आप चारों विषय का नोट्स लेना चाहते हैं तो 270 रुपए आप पे करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें अलग अलग विषय का नोट्स लेना, कई लोग कहते हैं कि सर मेरा बाल विकास ठीक है, मैं अंग्रेजी का लेना चाहता हूं, मेरा अंग्रेजी ठीक है, मैं गणित का लेना चाहता हूं, तो अलग अलग भी नोट्स मिलेगा आपको। देखिए अलग अलग भी आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमने चारों विषयों को अलग अलग बना दिया है साथियों, ठीक है, तो आप अलग अलग विषय वार जो नोट्स है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं साथियों। इस वीडियो में इतना ही, कल के सेशन में फिर चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।